खबर चतरा से है, जहां रेलवे साइडिंग को लेकर चल रहा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। गिद्धौर पत्थलगड़ा सीमा स्थित द्वारी रेलवे साइडिंग क्षेत्र में दो गुट आमने सामने आ गए। तलवार, लाठी डंडे और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हिंसा में 8 से 10 लोग घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर जांच शुरू कर दी है। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं आया और वो लोग एकाएक तलवार से मेरे ऊपर वार कर दिए और हम वहीं गिर गए। उसके बाद क्या हुआ हमको कोई पता नहीं। होकर के तलवार से वार किए हैं। इसके पहले होली में भी हमारे पति के ऊपर जान मारने की नीयत से जिन लोगों ने डुमरिया के FIR हम किए हुए हैं, जो अभी तक किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। हम यहाँ आए हैं, देखे कि दोनों पक्ष भी प्रमुखपति राहुल लुहान है, देखने के लिए आए हैं। उसके बाद विशेष जानकारी हमको नहीं है। जानकारी मिला कि इस तरह घटना घट रही है, तो फिर तुरंत हम SP साहब को फ़ोन किए, बड़ा वो फ़ोन किया। घटना हो गई है तो तुरंत जाइए। तो फिर SP साहब बोले कि आप आइए हमारे पास। हम गए मिल के अभी तुरंत फिर यहाँ आए हैं। और बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां गोमिया में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। शादी के महज 2 महीने बाद महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को गोमिया मोड़ पर रखकर मुख्य सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुटी। परिजनों के अनुसार महिला की शादी 29 अप्रैल को गोमिया पडरिया निवासी 2018 बैच के दरोगा संतोष यादव से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष गाड़ी की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर पिंकी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। 29/4/2026 के पिंकी कुमारी को शादी हुआ पटरिया बस्ती में। संतोष यादव SI लड़का था और शादी होकर के 10 दिन लड़की यहाँ थी। यहाँ भी टॉर्चर करने लगा। एक लड़की उपकारों में रखा, बोला तुम स्कॉर्पियो गाड़ी दो और नहीं तो फिर यहाँ से हट जाओ, तुमको हम जान से मार देंगे। फिर रांची ले गया, वहाँ मारपीट किया, गला दबाया पूरा और बस बैठा करके धकेल दिया। लड़की किसी तरह से आया, गोमिया थाना गए, हम लोग गुहार लगाए। थाना प्रभारी महोदय क्या बोले, जाइए पहले आप इलाज कराइए और समाज से आप अति कराइए। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पुलिस प्रशासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि आपसे हम लोग हाथ जोड़ी विनती कर रहे हैं, श्रीमान आप लड़का को बुलाइए और जो विधिवत लड़की का है, जैसे आप सिंदूर देकर के लाए वैसे सिंदूर देकर के विदा कर दीजिए। अब इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वर्दी की वजह से आरोपी पर कार्रवाई में देरी हो रही है? क्या शिकायत हुई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है। दहेज प्रताड़ना के आरोपों की निष्पक्ष जांच कब होगी? दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? तो देखिए, इस मामले के बाद ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा? कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेगी? खबर हजारीबाग से है, जहां पुलिस ने पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक से 70 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है। मौके से पुलिस ने 935 कार्टन शराब बरामद की है। प्रारंभिक जांच में शराब की खेप बिहार तस्करी के लिए ले जाए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारे थाना के पदाधिकारीगण थे, ये लोग थे और वहाँ पे देखे झारखंड होटल के पास कि एक 12 चक्का ट्रक खड़ी है। संदिग्ध अवस्था में उसको लोगों ने देखा और ट्रक को जब मुआयना किया गया तो ट्रक में काफी मात्रा में पेटियां लगी हुई थी। ये हम लोग आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को जब सूचना मिली तो तत्काल पुलिस थाने की पुलिस वहां पर पहुंची। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध माइनिंग के मुद्दे पर राज्य सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। कहा, झारखंड में अवैध खनन
सरकारी संरक्षण में हो रहा है और खनिज संपदा की खुलेआम लूट मची हुई है। उन्होंने बालू और आयरन और खदानों के संचालन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ही उस अवैध माइनिंग को कराने में जब सम्मिलित, तो फिर कैसे रोकेंगे? और सिर्फ कोल्हान का ही नहीं, पूरे झारखंड के स्थिति, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, यानी जितने भी प्रकार के खनिज, उस सब खनिजों की इसी प्रकार से चोरी हो रहा है। क्योंकि आप 6 वर्षों में देखे होंगे बालू घाट की उन्होंने नीलामी नहीं किया, इलीगल सब चल रहा है। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे राज्य में एसआईआर की मारामारी चल रही है। ये एसआईआर एक कोरोना की तरह है, कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। बसंत सोरेन ने कहा कि एसआईआर की वजह से बंगाल में टीएमसी की सरकार चली गई। आज बंगाल में स्थिति बदतर हो गई है। एसआईआर एक तरह से कोरोना है, यही कहिए कोरोना से भी बड़ा बीमारी है। बहुत सजग रहने की आवश्यकता है कि इस एसआईआर में आपका नाम कहीं छूट ना जाए। चाईबासा के चक्रधरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संगठन विस्तार के कार्यों के साथ आगामी साल में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी करने का आह्वान किया। बिंदु ये था पंचायत चुनाव आगामी, उसमें पार्टी की क्या रणनीति है कि आप क्या पार्टी? स्वाभाविक है कि देखिए दलगत चुनाव तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड के सदस्य भी बने, पंचायत समिति के सदस्य भी बने, प्रमुख भी बने, मुखिया भी बने, जिला परिषद के सदस्य भी बने और जिला परिषद में अध्यक्ष भी बने। इसलिए हमने कहा कि भाई 2027 में चुनाव होना है, अभी से आप लोग तैयारी करो। राज्य में शहर की सरकार बने 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक पार्षदों का मानदेय और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसे लेकर पार्षद नाराज हैं। उनका कहना है कि विधायक और सांसद के मानदेय पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन नगर सरकार को लेकर कोई गंभीर नहीं है। शहर की बेसिक जरूरत के लिए बनी नगर सरकार के जनप्रतिनिधियों को अब तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऑफिस सहायक को हो या खुद मानदेय, सब कुछ अधर में लटका हुआ है, जिस कारण पार्षदों में नाराजगी है। पार्षद का चुनाव 4 महीना कंप्लीट हुआ आज, लेकिन अभी तक निगम की सरकार सोई हुई है। उन्हें ये नहीं पता कि बनने के बाद नया पार्षद जब आते हैं तो जनता की एक उम्मीद रहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, लेकिन हम लोग जवाब देने से भाग रहे हैं। बहुत परेशानियां हैं। मानदेय तो बात की बात है, अभी सबसे पहले तो 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में अभी तक हमें एक फंड नहीं मिली, एक भी किसी भी चीज़ के लिए फंड नहीं। अगर बरसात से पहले बोला गया था गर्मी में कि गर्मी में 5 बोरिंग देना है, 5 बोरिंग भी नहीं मिला हम लोग को। धनबाद के भूली पंचवटी नगर में करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। काली मंदिर के पास स्थित जमीन पर बीसीसीएल, स्थानीय ग्रामीण और एक अन्य शख्स अपना दावा कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से यहां नींव खुदाई, प्लॉटिंग और घेराबंदी का काम चल रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद अब भूली टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीटीए ने कार्रवाई की। बीटीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में बीटीए की ओर से भूली ओपी में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीटीए अधिकारियों के अनुसार सीईओ के निर्देश पर जमीन की मापी कराई गई थी और जमीन की सीमा को चूना डालकर चिन्हित किया गया था। इसके बावजूद वहां अवैध निर्माण और घेराबंदी का काम जारी था। इसी बीच स्थानीय ग्रामीणों ने भी एलआरडीसी और सीईओ को आवेदन देकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। मामला ऐसा है कि 1 साल पहले सीईओ साहब एक चिट्ठी भेजे थे। उन लोगों ने जो रिगार्डिंग ज़मीन माफिया जो है वो चिट्ठी लिखा था सीईओ साहब को
और जिनका चौहद्दी होता है उनको बुलाया जाता है, तो उसमें हम लोग गए थे वहाँ पर। चौहद्दी के हम लोग को भी वहाँ पर ज़मीन निकल रहा है। तो एक्विजिशन में जो हम लोग 60 डिसमिल ज़मीन जो 1948-49 में हुआ था, वो हम लोग गए वहाँ लैंड मार्किंग कर दिए सरकारी अमीन के सामने। प्राइवेट अमीन था कि इसमें आपको दखल नहीं देना है, तो वो ज़मीन वैकेंट करा दी। 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और प्रथम जब हम ज़मीन खरीदे थे उस समय में छानबीन किए थे तो यही पता चला कि ये सारा ज़मीन गैर आबाद है। समझा ना? आप इस पर जहाँ मन वहाँ से रास्ता निकालिए, आप अपना है जैसे मन है तो घेर भी लीजिए, यही सब जो बोला वो लोग, लेकिन हम लोग जहीं पर अपने जगह पर है। क्लियर हो गया, सीओ का रिपोर्ट आ गया, लोगों को मिल भी गया जो भी रिपोर्ट था। अब लोगों का जो भी दिक्कत है यहाँ पे, जो क्या नाम है इनका, जो लेडीज यहाँ पे दावा कर रही है, उनका खुद पहले पेपर देख लीजिए। सरोज देवी जो भी है उनका खुद पेपर देख लीजिए। हम लोग तो कितनी बार पेपर दे के भी देख लिए, पेपर सबके पास होगा हम लोगों का। खबर रामगढ़ से है, जहां सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका कोयलड़ी के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। नकाबपोश 2 बाइक सवार अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। वही घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है और मामले की जांच में जुट गई है। जी सर, यहाँ 5 बजे की घटना है। 2 अपराधी यहाँ आए थे बाइक में, सफ़ेद कपड़ा बंधा के दोनों। उसके बाद आए, फिर मेरा चेकपोस्ट हम काम कर रहे थे, उसके बाद हमको बुलाए। उसके बाद एक आदमी आए, उसके बाद बुलाए और कह रहे हैं कि यहाँ का जो मालिक है उसको माइनस करके चलने के लिए बोलिएगा कहते। फिर उसके बाद हम दरवाज़ा थोड़ा सा ढके, थोड़ा साइड हो गए, उसके बाद वो गोली चला दिए। फिर बाइक में अपना बैठ के वो तुरंत वहाँ से फरार हो गए। खबर खूंटी से, जहां खूंटी कोलीबिरा मुख्य पथ पर तोरपा के कुलड़ा जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी मुख्य सड़क पर लगभग 2 घंटे तक विचरण करता रहा। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हो गया। जंगली हाथी के मुख्य पथ पर पहुंचने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसी बीच हाथी को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सायरन बजाकर जंगली हाथी को सड़क से जंगल में भगाया। रांची में मुहर्रम जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें कई अखाड़े शामिल हुए। जुलूस के दौरान तलवारबाजी के साथ लाठी भांजने के साथ कई करतब करते अखाड़े नजर आए। इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस का आयोजन किया गया। मुहर्रम के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, तो वही मुहर्रम का जो जुलूस है वो भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं और देख सकते हैं तमाम जो खासतौर से जो झंडे हैं, जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं करतबबाजी भी देखने को मिल रही है। तो खासतौर से अगर बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई अखाड़े जो हैं इस वक्त मेन रोड के इलाके में मौजूद हैं और सभी अखाड़े जो हैं वो अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट है और किस तरह से तमाम चीजें जो हैं वो अब तक ठीक है। सर, सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां हैं, क्या कुछ अब तक है और किस तरह से? और देखिए, ये मुहर्रम का जो जुलूस निकल रहा है, इसको लेके हम लोगों ने रांची में ट्रैफिक और रेगुलर पुलिस कुल 5000 से ज़्यादा डिप्लॉयड है और हर चौक चौराहे पे पुलिस तैनात है। और जैसा आप देख पा रहे हैं जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकल रहा है। देख सकते हैं जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में ये जुलूस जो है वो निकल रही है और पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से सतर्क मोड में हैं। न्यूज़ 18 रांची। एक गार्ड के भरोसे हॉस्टल, वार्डन मौजूद नहीं थी, घंटों बंद रहा हॉस्टल का दरवाजा, मामले को दबाने की कोशिश। बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, गढ़वा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के लगातार बीमार पड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
दूसरे दिन भी 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की और कार्रवाई भी हुई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? कस्तूरबा स्कूल में ये क्या हो गया? छात्राएं बीमार, कौन जिम्मेदार? गुस्साए अभिभावकों का स्कूल पर धावा, ग्रिल तोड़ी, किया जमकर हंगामा। बड़ा सवाल, मासूमों की सेहत से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? सरकारी स्कूल, मासूम छात्राएं और एक के बाद एक बिगड़ती तबीयत, 100 से ज्यादा बच्चियां बीमार। अगले दिन फिर 8 छात्राएं अस्पताल, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें हैं गढ़वा के खरौंदी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, जहां 26 जून देर शाम दूषित खाना और टंकी का गर्म पानी पीने के बाद 100 से ज्यादा अधिक छात्राएं बीमार हो गई। सभी को तत्काल भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद छात्राओं को घर भेज दिया गया, लेकिन शनिवार को उसी विद्यालय की 8 और छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। दूसरे दिन भी बच्चियों के बीमार पड़ने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 10 बोलेरो यहाँ से गया, यहाँ से बना कर रेफर करके पूरा अपने से बड़ा बाबू की गाड़ी करके 2 गाड़ी यहाँ से गया, पुलिस वाला गाड़ी गया। बच्चियों की लगातार बिगड़ते हालात से नाराज अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग विद्यालय पहुंचे, मुख्य ग्रिल तोड़कर परिसर में घुस गए और जमकर हंगामा किया। हालात बेकाबू होते ही पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ देर के लिए विद्यालय परिसर तनाव का केंद्र बन गया। पानी के था, फिर पानी नहीं आ रहा था। कहाँ से पानी नहीं आ रहा था? बोर से? जी, लाइन में नहीं था, फिर अंदर पानी गर्मी कैसा है? आ रहा था तो फिर नहीं पीने जाने दे रहे थे। के नहीं जाने दे रहा था? मैम नहीं जाने दे रहे थे, रसोई घर की मैडम। घटना की गंभीरता को देखते हुए गढ़वा के उपायुक्त खुद मौके पर पहुंचे, स्कूल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच में विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। एक कर्मचारी को छोड़कर पूरे विद्यालय स्टाफ को तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया। साथ ही एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। लगभग 77 बच्चियों को भर्ती कराया गया था, जिसे मतलब उल्टी की शिकायत हो रही थी और सर दर्द कर रहा था। आज मैं खुद यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए। फिलहाल सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये घटना सरकारी आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जिस हॉस्टल में बच्चियों का भविष्य संवरना चाहिए, वहीं उनकी सेहत खतरे में पड़ गई। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है। सवाल यही है कि क्या असली जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई, या फिर यही मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या सरकारी हॉस्टलों में बच्चियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? 100 छात्राओं के बीमार होने के बाद भी दूसरी बार लापरवाही कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदारों पर पहले निगरानी क्यों नहीं रखी गई? घटना के वक्त हॉस्टल में वार्डन मौजूद क्यों नहीं थी? न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से नील कमल मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चाईबासा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मुख्य सड़क में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 7 किलो अफीम बरामद की। मौके से पुलिस ने 7 लाख रुपए कैश के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर डीके सिन्हा ने बीते बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार उन्हें शुभकामनाएं भी मिल रही है। रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर डीके सिंह रिम्स में ही डीन के पद पर कार्यरत थे, अब उन्हें निदेशक भी बना दिया गया है। डीके सिन्हा ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की होगी। रिम्स के अंदर गरीब मरीजों का
कैसे बेहतर इलाज हो सके, इस पर हमारा फोकस होगा। रिम्स में सबसे पहले हम लोग मरीजों के बारे में सोचते हैं। यहाँ आने वाले मरीज जो बहुत सारे मरीज, ज़्यादातर मरीज जो गरीब तबके से आते हैं, उनकी भी एक आशा रहती है कि यहाँ पर जाएंगे तो अच्छे से ठीक होकर आएंगे, दिक्कत नहीं होगी, तो उनको कोई परेशानी नहीं हो, उनका ठीक से इलाज हो, इसकी प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बात रही यहाँ टीचिंग और ट्रेनिंग का, क्योंकि हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, इस सारे ट्रेनिंग को अच्छे से देने के लिए जितने भी मैन पावर की ज़रूरत होगी, फैकल्टी की ज़रूरत होगी, उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। तीसरी बात जो किसी भी संस्थान के लिए लागू होती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमी है या जो भी ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर उसको सुधार दिया जाएगा।